नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ प्राची कुमारी। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए आरपीएस समाचार पर, जहां लिखेंगे खबर सच। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। मैं हूं आपके साथ रघुनाथ प्रसाद शास्त्री। नजर डालते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से। जिस शख्स ने एमसीडी स्कूल में बच्ची को छेड़ा, उसका मोबाइल देखकर हैरान हो गई पुलिस। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस ने उत्तर पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा इलाके के ईस्ट एमसीडी स्कूल में 4 बच्चियों के साथ अश्लील हरकत करने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जब पुलिस ने 40 वर्षीय शख्स के मोबाइल को खंगाला तो हैरान हो गई। शख्स के मोबाइल से पुलिस को अश्लील क्लिप मिले हैं। पुलिस सूत्रों का मानना है कि गिरफ्तार शख्स पोर्न एडिक्ट है। गिरफ्तार शख्स अपने इलाके में भी महिलाओं और लड़कियों से छेड़छाड़ करता था। गिरफ्तार शख्स पहले एक 5 स्टार होटल में काम करता था, लेकिन ड्यूटी के दौरान नशे में पाए जाने के बाद उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। जब पुलिस ने उसे गुरुवार को हिरासत में लिया तो वह इतना नशे में था कि वह बोल भी नहीं पा रहा था। पुलिस सूत्रों का कहना है कि इसके मोबाइल से अश्लील क्लिप मिले हैं और इससे लगता है कि वह पोर्न एडिक्ट है। एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी शख्स इतना नशे में था कि वह बात भी नहीं कर पा रहा था, लेकिन हमारे पास उसके इस घटना में शामिल होने के सबूत मौजूद हैं। आरोपी का चेहरा एसके से मिलता है। गौरतलब है कि 30 अप्रैल को यह घटना हुई थी। दिल्ली के ईस्ट एमसीडी स्कूल में। स्कूल की सभा के बाद कक्षा 4 के विद्यार्थी टीचर का इंतजार कर रहे थे, तभी आरोपी अंदर दाखिल हो गया। उसने 2 छात्राओं के कपड़े उतार दिए और अश्लील हरकत करने लगा। क्लास में बच्चियां दहशत में आ गई, लेकिन उस शख्स की सनक जारी रही। वह कक्षा में ही कपड़े उतारकर पेशाब करने लगा। कुछ देर में वह भाग गया। इलाके में महिलाओं को भी छेड़ता था। अभी आरोपी शख्स बेरोजगार है। वह स्कूल कैंपस के नजदीक ही रहता है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि गिरफ्तार शख्स अक्सर महिलाओं और लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार करता था। घटना का संज्ञान लेते हुए बाल संरक्षण डीसीपीसीआर ने ईस्ट दिल्ली एमसीडी के एजुकेशन डायरेक्टर और भजनपुरा पुलिस स्टेशन के एसएचओ को नोटिस भेजा। डीसीपीसीआर ने इस घटना के बारे में विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली। एक और बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। सुबह सुबह चक्रवाती तूफान से देश में मची तबाही। कई राज्यों में अलर्ट जारी, कर लें तैयारी। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान आसानी अब धीरे धीरे गति पकड़ने लगा है। यह चक्रवाती तूफान उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के समुद्र तट से जल्द ही टकरा सकता है। बंगाल की खाड़ी और अंडमान के पास बना यह कम दबाव का क्षेत्र पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। वहीं भारतीय मौसम विभाग ने संकेत दिया है कि चक्रवाती प्रणाली के पश्चिम बंगाल बांग्लादेश तट की ओर बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। चक्रवात 10 मई के आसपास लैंडफॉल कर सकता है। स्काईमेट वेदर सर्विसेज ने चेतावनी जारी की है कि संभावित चक्रवाती तूफान मजबूत होकर अराकन तट की ओर बढ़ रहा है। उड़ीसा में चक्रवात से निपटने की तैयारी शुरू हो चुकी है।
ओडिशा के विशेष राहत आयुक्त पीके जेना ने बताया कि जैसा कि आईएमडी द्वारा सूचित किया गया है, दक्षिण अंडमान सागर और उसके आसपास के क्षेत्रों में आसपास एक चक्रवाती परिसंचरण विकसित हुआ है। इसके लो प्रेशर एरिया में तब्दील होने की संभावना है। इसके विकसित होने के बाद इसकी तीव्रता का अनुमान लगाना आसान होगा। उन्होंने कहा कि एहतियात के तौर पर ओडिशा के मलकानगिरी से मयूरभंज तक के 18 जिलों के कलेक्टरों को अलर्ट करने को कहा गया है। बंगाल की खाड़ी में संभावित चक्रवात के कारण 17 एनडीआरएफ, 20 ओपीडीआरएफ और अग्निशमन सेवा विभाग की 175 टीमें जरूरत पड़ने पर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहेंगी। सभी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं। ओडिशा में चक्रवात आसानी से निपटने के लिए प्रशासनिक स्तर पर लगातार बैठक का दावा शुरू कर रहे हैं। बैठक का दौर शुरू हो चुका है। चक्रवात से निपटने के लिए लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचने आदि किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन को सतर्क रहने को कहा गया है। विशेष राहत आयुक्त ने प्रदेश के 18 जिलों के कलेक्टरों को पत्र लिखकर सतर्क रहने की सलाह दी है। प्रभावित जिलों में आपातकालीन दफ्तर तथा कंट्रोल रूम को 24 घंटे खुले रखने का निर्देश दिया गया है। तटीय जिलों में कच्चे घरों में रहने वाले लोगों को स्थानांतरित करने का आदेश जारी किया गया है। समुद्र अशांत हो गया है। संभावना जताई जा रही है कि चक्रवात आसानी का लैंडफॉल ओडिशा में हो सकता है। इसके लिए यहाँ का वातावरण भी उसी हिसाब से धीरे धीरे बदलने लगा है। समुद्र धीरे धीरे अशांत होने लगा है। मौसम विभाग की माने तो 12 से 36 घंटे के बीच कम दबाव का क्षेत्र बन जाएगा। उत्तर से पश्चिम दिशा की तरफ गति करने के साथ ही कम दबाव का क्षेत्र गहरे दबाव में तब्दील हो सकता है। आज से ही दिखने लगेगा तूफान का असर। केंद्रीय बंगोपसागर में तो शुक्रवार से ही बारिश शुरू हो जाएगी और इस दौरान 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। ऐसे में मछुआरों को समुद्र में न जाने के लिए भारतीय मौसम विभाग की तरफ से हिदायत भी दी गई है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए तटीय ओडिशा के साथ दक्षिण ओडिशा के अनेक जिलों में वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी कर रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आ रही है। खत्म हुए राहत के पल। अब फिर सताएगी तेज गर्मी। मौसम विभाग ने जारी किया ये अपडेट। लू से 3 से 4 दिनों तक राहत के बाद आप फिर से गर्मी का प्रकोप झेलने के लिए हो जाइए तैयार। मौसम विभाग ने अगले सप्ताह के मौसम के लिए नया अपडेट जारी किया था। लोगों से अपील की गई है कि वे मौसम का मिजाज देखकर ही घर से बाहर निकलें। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत में 7-8 मई को लू चल सकती है। वहीं राजस्थान में 7 से 9 मई तक तेज गर्मी पड़ने की संभावना है। इसमें लू चलना भी शामिल है। दक्षिण हरियाणा, दक्षिण पश्चिम भारत, मध्य प्रदेश, विदर्भ और दिल्ली में 8-9 मई को लू की स्थिति रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर शुक्रवार यानी आज लो प्रेशर एरिया बन रहा है, जिसके चलते अगले 48 घंटों के अंदर अंडमान निकोबार आइलैंड में 6 से 8 मई तक तेज बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक गर्मी से राहत की उम्मीद कर रहे दिल्ली एनसीआर के लोगों को अभी इंतजार करना होगा। बुधवार को उत्तर भारत में आया पश्चिमी विमोच गुजर चुका है और हाल फिलहाल में कोई
वेस्टर्न डिस्टरबेंस आता दिख नहीं रहा है। ऐसे में लोगों को तेज धूप और लू का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली। एक बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। नवनीत राणा और उनके पति पर राजद्रोह का आरोप साबित नहीं होता, मुंबई सेशंस कोर्ट ने कहा। मुंबई सेशंस कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि राणा दंपत्ति पर राजद्रोह का आरोप साबित नहीं होता है। हनुमान चालीसा विवाद को लेकर गिरफ्तार हुए राणा दंपत्ति को आखिरकार गिरफ्तारी के 11 दिन बाद बुधवार को सेशंस कोर्ट ने जमानत दे दी है। मुंबई सेशंस कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा पर राजद्रोह का आरोप साबित नहीं होता है। वहीं उन्होंने कहा कि पुलिस के नोटिस के बाद घर से बाहर नहीं निकले राणा दंपत्ति। बता दें कि नवनीत राणा भायखला जेल में पिछले 11 दिनों से बंद थीं और बुधवार यानी 4 मई को 12वें दिन उनकी तबीयत खराब होने की वजह से समय से पहले रिहाई दी गई। नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को शर्तों के साथ जमानत मिल गई। राणा दंपत्ति को कोर्ट से 50,000 रुपये के निजी मुचलके पर कोर्ट ने उन्हें छोड़ दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई। एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के वाराणसी से। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद विवाद, श्रृंगार गौरी मंदिर वीडियोग्राफी से पहले हरे पर्दे से ढकी गई मस्जिद, जाने क्यों। ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मंदिर विवाद में वीडियोग्राफी से ठीक पहले मस्जिद को हरे पर्दों और होर्डिंगों से ढक दिया गया। वीडियोग्राफी के समय शुक्रवार की नमाज को लेकर पुलिस और प्रशासन ज़्यादा सतर्क रहा। वहीं बताया जा रहा है कि सर्वे का विरोध करने वाले अंजुमन इंतजामिया कमेटी के संयुक्त सचिव एस.एम. यासीन की तबीयत बिगड़ गई। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी विवाद में आज अधिवक्ता कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा के देखरेख में वीडियोग्राफी होनी है। कोर्ट के आदेश के बाद श्रृंगार गौरी और अन्य गृहों वीडियोग्राफी मामले को लेकर वाराणसी प्रशासन जबरदस्त दबाव में है। शुक्रवार के दिन नमाज अदा करनी के भी बड़ी संख्या में लोग ज्ञानवापी मस्जिद आते हैं। यहाँ पर नमाज अदा करने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते हैं। ऐसे में सुरक्षित वीडियोग्राफी कराना वाराणसी प्रशासन के लिए एक चुनौती है। सर्वे के ठीक पहले सड़क से दिखने वाले मस्जिद के हिस्से को हरे पर्दे और होर्डिंग लगाकर ढका जा चुका है। एहतियात के तौर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। सुरक्षित तरीके से कोर्ट के आदेश का पालन कराने के लिए वाराणसी के पुलिस कमिश्नर सतीश गणेश ने खुद कमान संभाल रखी है और मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के साथ साथ आईबी की टीमें भी शादी वर्दी में क्षेत्र में हैं। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स और पीएसी के बल को भी स्टैंड बाई पर रखा गया है। अंजुमन इंतजामिया कमेटी के संयुक्त सचिव की तबीयत बिगड़ी। सर्वे का विरोध करने वाले अंजुमन इंतजामिया कमेटी के संयुक्त सचिव एस.एम. यासीन से जब एनबीटी ऑनलाइन से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि सुबह से उनका ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ा हुआ है, वह आज बात करने में सक्षम नहीं हैं। एस.एम. यासीन ने इस सर्वे की प्रक्रिया का विरोध करने का ऐलान किया था। ब्यूरो रिपोर्ट वाराणसी। एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से।
बीजेपी नेता के पति ने लखनऊ के एक होटल में लगाई थी रशियन मॉडल सेक्स रैकेट से जुड़ा ऑडियो हुआ वायरल। बीजेपी नेता के पति ने लखनऊ के होटल में मंगाई थी रशियन मॉडल सेक्स रैकेट से जुड़ा हुआ वायरल हुआ ऑडियो। यूपी में इन दिनों जिला पंचायत सदस्य श्वेता सिंह गौर की मौत का मामला काफी चर्चा में है। श्वेता के पति दीपक सिंह गौर को इसमें मुख्य आरोपी बनाया गया है। बाद एक ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दीपक सिंह गौर एक दलाल से मोबाइल के जरिए बात करता है, जिसमें कहा जाता है कि हम 4 लोग हैं। उत्तर प्रदेश के बांदा में बीजेपी नेता और जिला पंचायत सदस्य श्वेता सिंह गौर की मौत के बाद मुख्य आरोपी बनाए गए पति दीपक सिंह गौर के कुछ ऑडियो वीडियो वायरल हुए हैं। इसमें एक ऑडियो प्रदेश की राजधानी लखनऊ के एक होटल का है जिसमें दीपक रशियन महिला की डिमांड कर रहा है। साथ ही ऑडियो में बताया जा रहा है कि उसके साथ 3 अन्य लोग भी हैं। पुलिस ने इन ऑडियो वीडियो को संज्ञान में लेकर जांच शुरू की है। इससे अंतर्राष्ट्रीय सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हो सकता है। सूत्र बताते हैं कि पुलिस ने इस मामले में उच्च अधिकारियों को सूचना दे दी है। इसके आधार पर यहां की पुलिस लखनऊ के होटल पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दीपक सिंह गौर और उनके 3 साथियों को चिन्हित करके उनसे पूछताछ कर सकती है। इस बात की पुष्टि एसपी अभिनंदन भी कर चुके हैं कि वायरल वीडियो और ऑडियो भी जांच दायरे में हैं। हर तरह से साथ जुटाए जा रहे हैं। जरूरत पड़ने पर टीम कहीं भी भेजी जा सकती है। पुलिस टीम इस मामले की जांच शुरू करने से श्वेता कांड के मुख्य आरोपी दीपक सिंह गौर के करीबियों में खलबली मची हुई है। रिपोर्ट आरती सचदेवा। एक बड़ी खबर आ रही है जनपद उन्नाव से। जिला अस्पताल में गंदगी देखकर आग बबूला हुए मंत्री सुरेश खन्ना। आग बबूला हुए मंत्री सुरेश खन्ना दे दिया सीएमएस के खिलाफ कार्रवाई का आदेश। उन्नाव जिले में वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। यहां वो इमरजेंसी वार्ड के शौचालय और डायलिसिस यूनिट में गंदगी देख भड़क गए। इमरजेंसी वार्ड के स्टाफ रूम में रखी ब्लड प्रेशर मशीन गंदी देख उसे उठाकर पटक दिया। उन्होंने सीएमएस पवन कुमार को फटकार लगाते हुए कहा कि जब यहाँ मशीन गंदी है तो आगे सफाई व्यवस्था राम मालिक है। बता दें कि सुबह 9:42 पर पहुंचे मंत्री ने 10:12 तक सिर्फ पुरुष अस्पताल का निरीक्षण किया। साथ ही मरीजों से दवाओं की जानकारी ली। मरीजों ने बताया कि उन्हें सारी दवाएं मिल रही हैं। इसके बाद वो ऑपरेशन थिएटर पहुंचे। वहां उन्हें सफाई के साथ अन्य व्यवस्थाएं दुरुस्त मिली। डायलिसिस यूनिट में बेड के साथ खिड़कियों में गंदगी और खराब एसी देखकर डीएम को सीएमएस के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। इससे पहले मंत्री आवास विकास कॉलोनी सी ब्लॉक में साफ सफाई का जायजा लेने पहुंचे। राह चलते लोगों से जानकारी ली तो लोगों ने साफ सफाई न होने की बात कही। वहीं सबसे पहले मंत्री ने कल्याणी मंदिर जाकर पूजा अर्चना की। सुबह शहर में कुछ दूर तक मॉर्निंग वॉक भी किया। निरीक्षण के दौरान अल्पसंख्यक राज्य मंत्री दानिश अंसारी और जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट उन्नाव। एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के आगरा से। नशा मुक्ति केंद्र पर पीड़ित को दी जा रही यातनाएं। मृत अवस्था में अस्पताल छोड़कर भागे कर्मचारी। आगरा के एक व्यक्ति को नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया गया था, जहां व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। नशा मुक्त केंद्र के कर्मचारी उसे आत्म दौला क्षेत्र के एक अस्पताल में भर्ती कराया था। थाना
एतमादुल्ला के कालिंदी बिहार स्थित नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराए गए व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। नशा मुक्ति केंद्र के कर्मचारी उसे एतमादुल्ला क्षेत्र के एक अस्पताल में भर्ती कर भाग गए। परिजनों को जब सूचना मिली तो वह अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने हंगामा काटा। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को आश्वासन देकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जब सुबह नशा मुक्ति केंद्र पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो परिजन वहां पहुंच गए और उन्होंने नशा मुक्ति केंद्र पर जमकर हंगामा काटा। परिजन नशा मुक्ति केंद्र के कर्मचारियों पर उनके व्यक्ति को मारने का आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल पुलिस मौके पर मौजूद है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक सादाबाद के कश्यप नगर निवासी मुकेश पुत्र स्वर्गीय साहूकार उम्र लगभग 45 वर्ष को नशे की लत लगी हुई थी, जिसकी वजह से परिवार बहुत परेशान रहता था। मुकेश की नशे की लत को छुड़ाने के लिए मुकेश के भांजे सूरज ने गूगल पर नशा मुक्ति केंद्र के बारे में सर्च किया, जिसमें आगरा के कालिंदी बिहार स्थित नशा मुक्ति केंद्र का नंबर मिल गया। सूरज ने उस नंबर पर कॉल किया। इसके बाद बुधवार करीब 5 बजे 10 गाड़ी जिसमें 4 लोग बैठे हुए थे सूरज के घर पहुंचे। उन्होंने सूरज से 3,500 रुपया नशा मुक्ति केंद्र के नाम पर और 1,000 रुपये ड्राइवर के नाम पर ले लिए और मुकेश को अपने साथ ले जाने लगे। जब सूरज ने बोला कि हम भी चलेंगे तो उन्होंने मना कर दिया कि आप लोग 2 दिन बाद आना है, उससे पहले कोई परिजन हमारे पास या हमारे साथ नहीं जाएगा और जब आप आओ तो कपड़े लेकर आना। उसके बाद वे चारों लोग चले गए। सूरज ने बताया कि गुरुवार को सुबह 9 बजे हमने अपने मामा से बात करने के लिए नशा मुक्ति केंद्र में संपर्क किया, लेकिन उन्होंने बात करने से मना कर दिया और व्हाट्सएप पर एक वीडियो भेजा जिसमें कई सारे लोग लाइन में बैठे हुए हैं और योग कर रहे हैं। वीडियो साफ ना आने पर उन्होंने फिर से बात कराने को कहा। नशा मुक्ति केंद्र की तरफ से फोटो भेजा गया। सूरज ने बताया कि गुरुवार शाम करीब 4 बजे उनके पास फ़ोन आया कि आपके मामा थाना आमादौला क्षेत्र के सैयद चौराहे पर स्थित कबीर देव हॉस्पिटल में भर्ती हैं, आप आकर उन्हें देख लीजिए। और जब परिजन यहां पर पहुंचे तो मुकेश उन्हें मृत अवस्था में मिला। सूरज ने बताया कि उनके मामा के शरीर पर गंभीर चोट के निशान हैं, पीठ पर तमाम नीले पड़े हैं, ऐसा लग रहा है कि उन्हें बुरी तरह से पीटा गया। साथ ही उनके दोनों पैरों पर छेद हो रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है कि करंट जैसी कोई चीज़ उनके पैरों में डाली गई है। सूरज का कहना है कि ऐसा कौन सा नशा मुक्ति केंद्र होता है जो लोगों का नशा खत्म करने के लिए इस तरह के हैवानियत करता है। इस मामले में एसएसपी आगरा को कॉल कर जानकारी दी गई। उनके पीआरओ ने फ़ोन उठाकर बताया कि वह डिप्टी सीएम के कार्यक्रम में व्यस्त हैं, इसलिए कुछ समय बाद साहब से बात हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट आगरा। एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से। मस्जिदों में लाउड स्पीकर लगाना मौलिक अधिकार नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मस्जिद पर लाउड स्पीकर लगाने की मांग वाली याचिका खारिज की। लाउड स्पीकर पर मचे सियासी शोर के बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अहम आदेश जारी किया। कोर्ट ने कहा है कि मस्जिदों पर लाउड स्पीकर का प्रयोग करना मौलिक और संवैधानिक अधिकार नहीं है। इसके साथ ही हाई कोर्ट की डबल बेंच ने उस याचिका को खारिज करते हुए कहा जिसमें मस्जिद में लाउड स्पीकर लगाने की मांग की गई थी। बदायूं में मस्जिद पर लाउड स्पीकर लगाने की मांग की गई थी। दरअसल बदायूं के बिसौली गांव स्थित एक मस्जिद पर लाउड स्पीकर लगाकर अजान करने की मांग की एप्लीकेशन एसडीएम को दी गई थी। 3 दिसंबर 2021 को एसडीएम ने लाउड स्पीकर लगाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। एसडीएम ने इसी आदेश को इरफान नाम के
इसी आदेश को इरफान नाम के याची ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करके चुनौती दी थी। गुरुवार को जस्टिस बीके बिरला और जस्टिस विकास ने इस याचिका पर सुनवाई की। इसे खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा, अब यह एस्टेब्लिश हो चुका है कि मस्जिदों पर लाउड स्पीकर का उपयोग मौलिक अधिकार नहीं है। कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का यह फैसला उस वक्त आया जब लाउड स्पीकर को लेकर यूपी, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में सियासी बवाल मचा हुआ है। यूपी में सीएम योगी ने 21 अप्रैल को आदेश जारी कर दिया था। इसमें उन्होंने कहा था कि किसी को भी लाउड स्पीकर की आवाज़ कैंपस से बाहर नहीं जाने देनी चाहिए। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि सीएम के आदेश के बाद 30 अप्रैल तक यूपी में धार्मिक स्थलों पर लगाए गए 45,773 लाउड स्पीकर को हटा दिया गया। वहीं 58,861 लाउड स्पीकर की आवाज़ धीमी कराई गई है। हाल ही में उत्तराखंड यात्रा पर गए योगी आदित्यनाथ ने भी वहां लाउड स्पीकर का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था, यूपी में लाउड स्पीकर का शोर खत्म हुआ है। आस्था का सम्मान जरूरी है, लेकिन समस्या नज़रअंदाज नहीं होनी चाहिए। जो लोग संवाद से नहीं मानेंगे वे कानून से मानेंगे। धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतरवाने या आवाज़ धीमी करने के सीएम के आदेश के बाद 12 शहरों में रियलिटी चेक किया गया था। इसमें 24 से ज़्यादा रिपोर्टर इन शहरों के मंदिरों या मस्जिदों के बाहर गए थे। वहां लाउड स्पीकर की आवाज़ क्या कैंपस के बाहर आ रही है, इसका रियलिटी चेक किया गया था। इस रिपोर्ट में यह बात सामने आई थी कि ज़्यादातर जगहों पर लोगों ने स्वेच्छा से ही लाउड स्पीकर खुद ही उतार दिए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज। एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के मेरठ से। चीन में होने वाले एशियन गेम्स पर कोरोना का साया, तैयारी कर रहे मेरठ के खिलाड़ियों को भी लगा झटका। यह एशियन गेम्स की तैयारी कर रहे खिलाड़ियों के लिए निराशा की बात है कि कोरोना के चलते चीन में होने वाले एशियन गेम्स को फिलहाल टाल दिया गया है। ये गेम्स इसी साल सितंबर में होने थे। प्रतियोगिता की अगली तिथि बाद में घोषित की जाएगी। चीन में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए इस साल सितंबर में होने वाली एशियन गेम्स के आयोजन को फिलहाल टाल दिया गया है। एशिया ओलंपिक्स काउंसिलिंग के अनुसार एशियन गेम्स की तारीख में बदलाव किया जा सकता है। इसे आगे कब करवाया जाएगा इसकी घोषणा बाद में की जाएगी। गेम्स टाले जाने से इसकी तैयारियों में जुटी खिलाड़ियों को निराशा हाथ लगी। एशियन गेम्स का आयोजन 10 से 25 सितंबर के बीच चीन के शिनजियांग प्रांत के हांगजो सहित 5 शहरों में होना था। चीन में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 26 शहरों में लॉकडाउन लग चुका है। 21 करोड़ की आबादी घरों में है। जिंगयान, जिलिन, शंघई, बीजिंग समेत 8 प्रांतों में करीब 2 महीने से स्कूल बंद हैं। यहाँ ओमिक्रॉन वायरस के कारण संक्रमण के मामले कम नहीं हो रहे हैं। 40 खेलों के 61 इवेंट, एशियाई खेलों के मल्टी स्पोर्टिंग इवेंट में कुल 40 खेलों में 61 इवेंट होने थे। इसमें ओलंपिक में खेले जाने वाले तैराकी, तीरंदाजी, एथलेटिक, बैडमिंटन, घुड़सवारी, तलवारबाजी, फुटबॉल, हॉकी, जूडो, कबड्डी सहित अन्य खेल भी शामिल हैं। मेरठ के खिलाड़ी कर रहे थे जोरदार तैयारी। टोक्यो ओलंपिक गेम में पदक से चूक के मेरठ के सभी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का पूरा ध्यान इस समय एशियाई खेलों पर ही है। इनमें निशानेबाजी में सौरभ चौधरी, भाला फेंक में अन्नू रानी, सिक्कम थ्रो में सीमा पुनिया, रेस वॉक में प्रियंका गोस्वामी, पैरा तीरंदाजी में विवेक चिकारा, पैरा पावर लिफ्टिंग में सचिन चौधरी, एथलेटिक्स में पारुल चौधरी सहित तमाम खेलों के खिलाड़ी
एशियन गेम्स को अपना लक्ष्य बनाकर तैयारी भी कर रहे हैं। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित 2 चयन प्रतियोगिताओं में मेरठ के खिलाड़ियों का प्रदर्शन सराहनीय रहा है और उनके एशियन गेम्स में शामिल होने की उम्मीद भी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट मेरठ। आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ आरपीएस समाचार पर लगातार बने रहें। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूले, आइकन बेल दबाना बिल्कुल ना भूले, जिससे प्रत्येक जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके, जैसे कि प्रत्येक दिन का राशिफल, प्रत्येक पर्व का आर्टिकल, नई और ताजी खबरें।